लाख करोड़ हेल्थ सेक्टर पर कितना जोर। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। देश में तीसरा लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, चौथे का आगाज हो चुका है। कोरोना वायरस भी लगातार पैर पसार रहा है, लेकिन केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने भी नियमों में छूट देने का पूरी तरह से मन बना लिया है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की जो घोषणा की थी, उसकी किस्तों की भी घोषणा लगातार जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में इसे आवंटित भी कर चुकी हैं, जिसको लेकर लगातार ये खबरें भी सामने आती रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरह से घोषणाएं हो रही हैं, उसको लेकर हेल्थ सेक्टर पर कितना जोर है। बड़ी बात यही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यह सब किया जा रहा है। वह अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की वजह से कमजोर हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा देश के कई बड़े नेता कोरोना वायरस पर यह बयान दे चुके हैं कि हमारे देश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मजबूत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारी भी नहीं की है। जबकि यहां एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि केंद्र की इस राशि में स्वास्थ्य विभाग को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई बड़े सवाल जो उठते हैं, वो जहन में आना लाजमी है। क्या हमारे देश में स्वास्थ्य विभाग इस कोरोना काल में मजबूत हो गया है, या फिर जिस तरह से लगातार सरकार फैसले ले रही है, उसको देखते हुए जहन में सवाल यह आना जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग इस महामारी से निपटने के लिए कितना तैयार है, हमारा देश कितना तैयार है। स्वास्थ्य विभाग के लिए कुछ अलग से सोच रही है सरकारें। लेकिन आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। 20 लाख करोड़ हेल्थ सेक्टर पर कितना जोर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज हमने उठाया है, जिसको लेकर देश की स्थिति स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत होनी चाहिए थी। और महत्वपूर्ण सवाल ये कि महामारी तो देश में आई, सभी देशों की बात कर रहे हैं हम, लेकिन खास तौर पर भारत के लिए जिस तरह से महामारी आई है, क्या उसने भारत को यह बताने का प्रयास किया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भारत कितना मजबूत है, कितना सुदृढ़ है। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको हमारे पैनलिस्ट से तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं आर के आर्या जी, वो जुड़ चुके हैं। आर के आर्या जी, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। धन्यवाद जी, तो आर के जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप भी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को समझते हैं, परखते हैं और दूसरे देशों की भी अर्थव्यवस्था को समझते हैं। आप भी देख रहे होंगे मोदी सरकार लगातार फैसले ले रही है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। लेकिन क्या यही समझा जाए कि अर्थव्यवस्था को गति तो देंगे, लेकिन हेल्थ सेक्टर पर कितना जोर देंगे? देखिए कि हेल्थ स्ट्रक्चर जो है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन, ये बेसिक जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता है जी। और इस पे जो बुनियादी कमिटमेंट है वो केवल 2% ऑफ द जीडीपी है जी। लेस देन 2% ऑफ द जीडीपी। रफली 2,57,000 करोड़ का एलोकेशन है हेल्थ के केस में। अब उसमें ज्यादातर क्या है कि रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी होता है। जब 2008 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्कीम बनाई गई थी, उस केस में हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल्स थे उनको अपग्रेड किया था। और अगर रेगुलर का देखें तो उसमें सिर्फ सैलरीज जाती है और जो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल दिए जाते हैं गरीब लोगों को, वही है जी। अभी जो टेस्टिंग का बर्डन आया है वो लोकल टेस्टिंग है बेसिकली। वो सिविल हॉस्पिटल्स में कितनी हो रही है मुझे नहीं मालूम है, और क्योंकि शॉर्टेज उसकी भी है, डॉक्टर्स की भी और नर्सेज की। बिल्कुल, आपको बता दें कि केवल 13 लाख डॉक्टर्स है इंडिया के अंदर, और ये बैठते हैं 10,000 के पीछे 0.7 डॉक्टर। एक डॉक्टर भी पूरा नहीं है 10,000 के पीछे। तो इसके चलते अगर आप उम्मीद करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाए रातों रात में, वो इम्पॉसिबल है। और रातों रात में कॉलेज खुल जाए और एमबीबीएस प्रोड्यूस हो जाए, वो भी इम्पॉसिबल है। अब तक जितनी भी ग्रोथ हुई है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में हुई है, और इसी के चलते जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है ऑल ओवर द कंट्री इतने स्पीड से खुले हैं कि एडवांटेज के लिए कि वो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एमडी और एमबीबीएस में 40 लाख से लेकर कई जगह पे 1.5 करोड़ तक का फीस मिल जाती है जी। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हुई है। तो पिछले 70 सालों के अंदर अगर आप देखें कि जो मेडिकल के ऊपर बर्डन आया है, उसका सारा बर्डन जो है लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो अपना मेडिक्लेम लें और उसको करें।
तो एक विचित्र, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि हम सोशल सेक्टर्स को होल्ड कर रहे हैं, हम लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं और हम स्वच्छता भारत अभियान चला रहे हैं, परंतु टीबी की ट्रीटमेंट के लिए और मेल न्यूट्रिशन के लिए और जो मदर एनीमिक हैं उनके लिए आप आयरन और कोबाल्ट की टेबलेट्स तो है नहीं, और उनके लिए जो सेरिलैक फूड है जो बच्चे को चाहिए वो है नहीं। अभी आपने देखा होगा कि लगभग 18-19 करोड़ लोग बिना रोटी के रात को सो रहे हैं। इससे पहले भी लगभग 2 करोड़ लोग बिना रोटी के सो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट माइल डिलीवरी है इंडिया के अंदर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये जो बीमारू स्टेट्स है, इनकी जो लास्ट माइल डिलीवरी खत्म हो जाती है जब इनका ऊपर का पैसा खत्म हो जाता है। इनकी जो अर्बन इनकम है या रूरल इनकम है, पंचायती राज है, वो काफी वीक है। हालांकि 173 अमेंडमेंट एक्ट में पंचायती राज को इंस्टीट्यूशन किया था, परंतु ये स्टेट सरकारें अपने आप के कंट्रोल में ही नहीं है, तो टीयर 1 और टीयर 2 पे ही जितना भी बजट आता है उसी को खा लेते हैं और म्यूनिसिपैलिटी की हालत खराब होती है। और जहां पर आपने धारावी में देखा होगा कि ये आपको मेडिकल का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है बॉम्बे, इसकी जो दायित्व है वो बीएमसी के ऊपर है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसे कहते हैं, और जिसका बजट जो है वो दिल्ली के बजट से भी ज्यादा है। परंतु वहां पर जो है इतना कैलस एटीट्यूड है, जो तो ऊपर के लोग हैं उनको तो पैम्पर्ड करते हैं, जहां पर बॉलीवुड है और जहां पर रिच कम्युनिटीज के फ्लैट है या जहां पे नारीमन पॉइंट है, तो जो आर के आर्या जी, सरकार सब जानती है आंकड़ों को लेकर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ले, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ले, उनके सामने एक आंकड़े भी है। जिस तरह से भारत की स्थिति और सभी स्टेट की अगर हम स्थिति देख लें तो बहुत ज्यादा गंभीर है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर। तो सरकारें सब आंकड़े जानती भी है, तो सरकार ने 20 लाख करोड़ में कुछ ऐसा कमाल और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा बजट क्यों नहीं आवंटित किया कि उसको मजबूती दे सके, क्योंकि ये देश की बुनियादी चीज है, बुनियादी ढांचा है। इसको लेकर क्या सरकार का ये मान लिया जाए कि स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर स्थिति गंभीर नहीं है? देखिए कि हेल्थ सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, तो जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, जहां पे मैंने पहले ही कहा है, जहां पे सोशल फंडिंग है, वहां पे सिर्फ आपको लोगों को देना ही देना है। सरकार का ध्यान है खाली सड़कों के ऊपर बनाने का, एविएशन को बनाने का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बनाने का। तो सोशल सेक्टर को कौन होल्ड कर सकता है जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा? अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको सिटीज की कंडीशन ठीक ठाक चाहिए, आपको 5 स्टार ठीक तरह चाहिए, आपको सिटीज ठीक तरह से चाहिए, आपको स्किल डेवलपमेंट चाहिए। तो सोशल सेक्टर कौन करेगा? आप बताइए, कितने आप मेडिकल कॉलेज सेटअप कर सकते हैं या कितने आयुर्वेदिक का तो यहाँ कोई नाम ही नहीं है। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है आयुर्वेदिक में या फार्मेसी इसमें होम्योपैथिक में कि जो कोरोना से रेजिस्टेंस दे सके। तो अल्टीमेटली जो भी मेडिसिन है वो एलोपैथिक की है। अब गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु सोशल मीडिया में कहने के लिए ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो कितने का कर दिया होगा? मुझे नहीं लगता कि 20-30 करोड़ से ज्यादा कर दिया होगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कर दी है, आप पीपीई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंस कहीं पर भी है, क्योंकि एक बात को कहेंगे फिर उसके बाद अगली बात पे चले जाएंगे और पिछली जो है वो रोल ओवर होती जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि कोल ब्लॉक जो है पहले भी अनाउंस किए थे, अब क्योंकि घरों में बैठे हुए हैं मिनिस्टर लोग, अब फिर से उठा के इस पब्लिक को, क्योंकि जैसे कि ये लगता है कि पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ है। तो आपने मेरे से सीधा सवाल पूछा है कि जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है, हेल्थ सेक्टर की स्पेंडिंग है, उसमें 8100 करोड़ की वायबिलिटी फंडिंग जो है वो दे दी गई है मेरे ख्याल से। तो लगेंगे उसमें 2-3 साल में कि ये जो हॉस्पिटल्स है, इन्फेक्शियस डिजीज, टीबी है, इस तरह से कॉलरा है या डाइसेंट्री है, जो भी वाटर बोर्न डिजीजेज है, उनकी टेस्टिंग हो जाए और उस तरह से। तो इट विल टेक अनदर 2 or 3 years टू बिल्ड। कि 8,100 करोड़ दिया है तो हो सकता है 50,000 करोड़ की जो है टोटल स्पेंडिंग हो सकती है प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से। तो इसके चलते हेल्थ सेक्टर से इमीडिएट तो उम्मीद करना
मुझे लगता है चलिए मान लेते हैं बिल्कुल, लेकिन सरकार को पहले ये समझना चाहिए था कि अगर कोई भी ऐसी महामारी आती है तो ऐसे में सरकार कितनी तैयार है, हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र कितना तैयार है। चलिए, हमारे साथ और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुरेंद्र भाटिया, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रोहित बयाना। रोहित बयाना जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं देश में महामारी है, पूरे विश्व इसकी चपेट में है, ऐसे में वैज्ञानिकों को लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी। COVID-19 में कहा गया है कि जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हो सकता है कि देश का हेल्थ सिस्टम चरमरा जाए। इस बात से कितना सहमत हैं आप? जी, मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं। देखिए, जो हमारा डाटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन होता है जी, वो एक बहुत अहम पिन पॉइंट होता है किसी भी चीज को समझने के लिए। आपके चैनल पे और अपने आर्टिकल्स में मैंने बार बार ये कहा जी। है कि सरकार का डेटा कलेक्शन और डेटा इंटरप्रिटेशन इस टाइम पे दुरुस्त नहीं है, और वो स्टेट अभी भी यही जारी है कि वो दुरुस्त नहीं है। उससे होता क्या है कि हम एक फॉल्स होप में या फॉल्स कंफर्मेशन में आते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है जी, अभी कोई चिंता की बात नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप देखें तो हम बात कर रहे हैं दुगने होने की रेट्स। हम ये बात नहीं कर रहे कि पहले 10,000 केस होने में कितने दिन लगे, दूसरे 10,000 केस होने में कितने दिन लगे, तीसरे 10,000 केस होने में कितने दिन लगे। मेरे हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये समझने के लिए कि हमारे पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल, मैंने 2 हफ्ते पहले भी अपने आर्टिकल में भी कहा था और आपके चैनल पे भी कहा था, हम अपने आप को हर्ड इम्यूनिटी की बातें करते हैं स्वीडन से कंपेयर करने के लिए। जी, स्वीडन के पास हमारी मुकाबले में 100 गुना ज्यादा क्षमता है पर 100,000 पॉपुलेशन। देखिए, किसी भी कंट्री की क्षमता उसके एब्सोल्यूट नंबर्स से सिग्निफाई नहीं होती, उसके पॉपुलेशन डेंसिटी और उसके टोटल पॉपुलेशन के बजाय के हिसाब से उसके पास कितने इंफ्रास्ट्रक्चर और नंबर्स है उससे सिग्निफाई होती है कि वो कितना किसी भी सिचुएशन से निपटने के तैयार है। हिंदुस्तान में जो डॉक्टरों की संख्या, नर्सेज की संख्या, बेड्स की संख्या, वेंटिलेटर्स की संख्या, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की संख्या और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या किसी भी विकसित देश के मुकाबले माइन्यूट है। मैं माइन्यूट वर्ड यूज कर रहा हूं। ब्रिटेन को देखिए, ब्रिटेन का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर साल का 120 बिलियन पाउंड्स है जी। अगर आप पाउंड्स के टर्म में लगाएं तो हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है। और हम 135 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं उनको संभालने की। जिस स्पीड से हमारे केसेस 10-10 हजार ऐड कर रहे हैं आज की डेट में, रोज 5,000 लोग ऐड हो रहे हैं बिल्कुल, और बजाय, और वो भी तब जब हमारी टेस्टिंग कुछ भी नहीं है। अभी वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग 80-90 हजार पर डे कर रहे हैं। वी डोंट नो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कर भी रहे हो तो जब तक ये लोग 4 से 5 लाख पर डे नहीं करेंगे इनको पता नहीं चलेगा। मान लीजिए 4 से 5 लाख पर डे करने में अगले 10 दिन में हमारे को 2 या 3 लाख मरीज नजर आ जाते हैं सामने जी। उसमें से 10% अगर आपको एडमिट करने पड़ते हैं, आपके पास इतने बेड भी नहीं है। बिल्कुल सही बात। आपने सब कुछ खोल दिया है, ऑफिस खोल दिए हैं, आप रेलगाड़ियां चला रहे हैं, श्रमिकों को भेज रहे हैं। कल गोवा की न्यूज थी, गोवा ग्रीन जोन में था और श्रमिकों के जाने से वहां पर 7 मामले सामने आए। बिल्कुल 7 केस आ गए हैं। रेवाड़ी ग्रीन जोन में था, रेवाड़ी में 3 मामले सामने आ गए हैं। मेरी डीसी से बात हुई थी। गुड़गांव जो ऑरेंज जोन में था, गुड़गांव में ऑरेंज जोन डिक्लेयर करने के बाद 150 मामले ज्यादा हो गए हैं 10 दिन के अंदर। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां दूरदर्शिता नहीं दिखा रही हैं। सरकार का ट्यूबुलर विजन है, वो सिर्फ ये देख रही है हो हमारे को। देखिए, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें सरकार कर रही है। पीएसयूज को सेल ऑफ कर दिया, बात कर रही है कि डिफेंस में 75% अलाउ कर देंगे। उस सब से लॉन्ग टर्म की आप बातें कर रही हैं। लॉन्ग टर्म में भी कितना फायदा है मैं नहीं जानता। डिफेंस में 75% करने का आपको एक साइड इफेक्ट मैं बता सकता हूं। ब्रिटेन की एक न्यूक्लियर सबमरीन है ट्राइडेंट। आर्या जी को इसके बारे में डिटेल बताऊंगी, मैं थोड़ा सा बता सकता हूं। ट्राइडेंट ब्रिटेन रशियन कंपनी को ट्राइडेंट का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देता है जो 2 से 4 बिलियन पाउंड्स का होता है।
अब अगर हिंदुस्तान 75% फॉरेन इक्विटी से एक न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है किसी कंपनी के साथ जी या लॉकहीड मार्टिन को लेके आता है और F-35 जेट्स जैसे बनाता है, तो लॉकहीड मार्टिन कहता है कि सारा मेंटेनेंस मेरे पास होगा, सारा प्रोडक्शन मेरे पास होगा, 75% मेरे पास होगा, तो बेसिकली आपने डिफेंस उठा के लॉकहीड मार्टिन को दे दिया या वो किसी फॉरेन कंपनी को अपनी सबमरीन का सारा वो कितना हमारे देश के हित में है मैं नहीं जानता। 3 या 4 साल बाद ये सरकार अगर नहीं रहती, मान लो कोई और सरकार आती है, तो ये ठीकरा तो उस नई सरकार के सिर पे फूटेगा ना जो आएगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स मैच्योर होंगे। उस समय वो सरकार कैसे कोप करेगी हम नहीं जानते। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात हुई कि निर्मला सीतारामन जी ने कहा कि हम हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। जी हिंदुस्तान का हेल्थ एक्सपेंडिचर सबसे कम की श्रेणी में आता है, 0.2 या 0.3% है स्टेट एक्सपेंडिचर। आप कितना बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, क्या फैसिलिटीज लेकर आएंगे, प्राइवेट सेक्टर को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक नेशनल सिस्टम कैसे डेवलप करेंगे। आपने सब कुछ स्टेट्स के बांट दिया है, स्टेट्स ने बॉर्डर सील कर दिए हैं। दिल्ली में अगर मरीज हो तो वो गुड़गांव के हॉस्पिटल में एडमिट होने में उसको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बॉर्डर सील्ड है। बीच में डॉक्टरों का आना जाना मना कर दिया था, आम पब्लिक का आना जाना मना है। देखिए, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स एक करेक्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। हेल्थ मान लिया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हेल्थ एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है जो स्टेट्स के पास है, लेकिन फिर भी हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसका नेशनल इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल। तो अब हम बिल्कुल आपने सही बात बोली, इस बात को समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे हमारे दर्शक की जिस तरह से हेल्थ सेक्टर बहुत मजबूत है, चाहे किसी भी देश की बात हो, चाहे विकसित देश की बात हो, चाहे विकासशील देश की बात हो, तो ये एक तरह से देश का एक बुनियादी ढांचा है। चलिए, बहुत बहुत आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई। तो अब सीधा चलते हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र भाटिया जी। सुरेंद्र भाटिया जी, सरकार जानती है कि आंकड़े क्या है, सच्चाई क्या है, आपको क्या लगता है कि पिछले 5-6 सालों में हेल्थ सेक्टर की कितनी तस्वीर बदली है? और जिस तरह से हमारा जो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत 120वें स्थान पर है 159 देशों की सूची में, तो इसको कैसे आप देखते हैं इसको? ऐसा है, हमारे साथ आप शास्त्री थे और चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, उन्होंने वो चिकित्सा की और वो आंकड़ों की बात बताई। ग्राउंड रियलिटी जो है, केवल राजनेता घोषणाएं करते हैं, उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता। उदाहरण के तौर पे हरियाणा सरकार जब 2014 में आई, उन्होंने ये कहा हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन वो चीज नहीं हुई। बल्कि अग्रवा मेडिकल कॉलेज जो आज से 30-35 वर्ष पूर्व बना था, आज तक वो अग्रवा मेडिकल कॉलेज भी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा। हेल्थ सेक्टर की ओर हमारा कोई ध्यान नहीं है। इवन की सिविल हॉस्पिटल्स में जो सुविधाएं हैं, अनेक सिविल हॉस्पिटल्स में करोड़ों रुपए की अगर मशीन है तो चिकित्सक नहीं है, और अगर चिकित्सक है तो मशीन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप जब तक एक एक सिविल हॉस्पिटल को यूनिट बनाकर वहां क्या चाहिए। अब कोरोना के समय में सरकारों ने क्या किया है, केवल कोरोना ही एक बीमारी नहीं है। अब सिरसा 13 लाख की आबादी का जिला है, 8 कोरोना के मरीज थे, 6 ठीक हो गए, 2 बने, लेकिन पूरी हेल्थ सर्विस बंद पड़ी। कोई भी प्राइवेट चिकित्सक ने पहले चालू थी ओपीडी नहीं की, और कोई भी सीरियस मरीज को लेने को तैयार नहीं है। जो मेन सिविल हॉस्पिटल सिरसा का था, उसको कोरोना का हॉस्पिटल्स बना दिया गया, और वहां पे केवल 2 मरीज हैं। बाकी पूरी पॉपुलेशन, किसी को कैंसर है, किसी को सीरियस बीमारी है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। क्या कोऑर्डिनेशन है? आपको कोरोना के मरीजों के लिए इलाज चाहिए, क्या दूसरे जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनका इलाज नहीं चाहिए? सरकारों की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ तक कि जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, अब चिकित्सकों के लिए दिल्ली बैन कर दिया गया। हरियाणा से जो भी अगर सीरियस कोई व्यक्ति है, दिल्ली का सीरियस व्यक्ति अगर वेदांता जाना चाहता है तो उसको नहीं जाने देंगे। ये क्या इनकी रणनीति है? जबकि हजारों लाखों करोड़ों मजदूर जो हैं वो सड़कों पे चल रहे हैं। तो ये जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, राजनेताओं ने अपने आप को सबने आइसोलेट कर रखा है।
जो जनता के बीच में रहते हैं, अधिकारियों को उसकी ग्राउंड रियलिटी की पता नहीं है। अगर मान लिया कोई डिप्टी कमिश्नर 1 महीना पहले किसी डिस्ट्रिक्ट में आया था, उसको उस ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। और राजनेता जो हैं वो पूर्ण रूप से इस कोरोना की फील्ड में जैसे पूरी तरह से वो है ही नहीं है, फील्ड में नहीं है, वो किसी से मिलते नहीं है। तो ये सारी जो कोऑर्डिनेशन आपस में ऊपर से लेके नीचे तक की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कल जो गाइडलाइन आई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू होगा, लेकिन हरियाणा के पूरे हरियाणा में आप देखेंगे लोग रात को अर्धरात्रि तक घूम रहे हैं, शहर को जा रहे हैं, झुंड के झुंड जा रहे हैं। पता नहीं कहां से कोरोना का मरीज कोई आएगा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई उस पर निगरानी नहीं है। जैसे कि लोकतंत्र में किसी को कोई चीज अगर रखनी है तो वो अपने नेता को रखेगा, नेता है ही नहीं है। नेता अपने दरवाजे बंद करके बैठे हैं, मुख्यमंत्री से लेके विधायक तक। कुछ 1-2 अपवाद को छोड़कर सभी लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। हेल्थ सेक्टर का जितना बुरी हालत इस समय है, बिल्कुल वो पहले कभी नहीं थी। आप कोरोना से लड़ो, लेकिन दूसरे लोगों को भी इलाज चाहिए। इस समय सिरसा जैसे शहर में 3 हॉस्पिटल को, एक डेरा का हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, एक सिविल हॉस्पिटल, एक जेसीडी का हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल को कोरोना हॉस्पिटल बनाया हुआ है, जहां पे केवल 2 मरीज हैं और पूरी ओपीडी, प्राइवेट ओपीडी बंद है। और उसके अतिरिक्त एक छोटा सा सुरेंद्र जी, आपको बीच में रोककर एक आपसे बात पूछना चाहूंगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। जिस तरीके से मामले आप बढ़ रहे हैं पूरा देश भी जानता है और देश का प्रत्येक व्यक्ति भी जानता है। इसको लेकर आपको लगता है, जैसे 24 घंटे की बात करें पिछले, तो 5000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और सरकार भी लगातार रियायतें दे रही है, तो रियायतें देना और मामले बढ़ना, ये कहीं ना कहीं एक समन्वय बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है। आपको लगता है बिल्कुल ठीक है सरकारों का फैसला? नहीं, कुछ रियायतें देनी चाहिए, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग के नाम पे और चीजों के नाम पे केवल फॉर्मेलिटी की जा रही है। जिनको अपने घरों को पहुंचना है उनको पहुंचाया जाए, लेकिन उनकी कोई भी स्क्रीनिंग नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत सही बात बता रहे थे, जब तक टेस्ट नहीं होंगे तो मामले क्या होंगे? बिल्कुल, जांच का दायरा तो बढ़ाना होगा। बिल्कुल, अगले 24 घंटे में 1 लाख से क्रॉस हम कर जाएंगे, 96,000 से अधिक मामले आ चुके हैं। और जो जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में आप छूट दे सकते हो वहां भी छूट नहीं दी गई। शहरों को जहां पे मरीज हैं वहां पे सख्ती नहीं है। जब अभी पुलिस भी ऐसा लगता है, प्रशासन भी ऐसा लगता है, थक चुके हैं, जब तो ये लगता है कि अब और भी कुछ काम करने हैं। सरकार ने तो शराब बेचने से फुर्सत नहीं है। मेडिकल की दुकान 4:30 बजे बंद होती है और शराब की दुकान 7 बजे खुलती है और 7 बजे बंद होती है। इन चीजों में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हेल्थ जो सेक्टर है उस बहुत बुरी हालत में है। बिल्कुल, हेल्थ सेक्टर बहुत बुरी हालत में और कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आर के आर्या जी, आप क्या मानते हैं कि जब ये महामारी आई है इसने अर्थव्यवस्था को कितने साल पीछे छोड़ दिया है? और जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जो आपका इसका उत्तर होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे दर्शकों के लिए भी। अभी तो गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट है कि ये जो सेकंड क्वार्टर है तो ये तो रिसेशनरी है। रिसेशनरी का मतलब ग्रोथ नेगेटिव साइड पर है, 0 से भी कम है। वो कितनी कम है वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो आया नहीं है। पीएमआई की रिपोर्ट आई है। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी कॉन्ट्रैक्शन दिखा रही है, क्योंकि इसके दौरान में जो कंजम्पशन की सेल दबी हुई है, जैसे कि लोग घरों में हैं, हो सकता है कि जैसे लॉकडाउन खुले तो लोग कारें वगैरह जो एयर कंडीशनर बुक करे तो तब हो सकता है, या फिर स्टील की बिक्री हो सकती है अगर लोग मकान बनाना चाहेंगे। तो अभी तो कॉन्ट्रैक्शन है। मेरा अंदाजा है कि गीता गोपीनाथ ये कह रही हैं क्लियरली कि उस टाइम कह रही थी कि 15-20 दिन पहले कि ग्रोथ रेट जो है 1.9% होगा। और क्योंकि अभी जो स्पाइक है, अभी स्पाइक 3,700 से बढ़कर आज का जो स्पाइक है वो 5200 का है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो माइग्रेंट लेबर है ये माइग्रेट कर गई, और वहां पर जो है क्या क्वारंटाइन हो रहा है या नहीं हो रहा डिपेंड करेगा कि उनका रिकवरी रेट क्या है। अभी तक तो सिटीज के आंकड़े आ रहे थे
तो रिकवरी रेट काफी हेल्दी था और मोर्टेलिटी रेट रफली 3.2% था। दैट इज कि अगर आज 3026 को डिवाइड करें 91,000 से तो रफली यही आएगा 3% के आसपास। परंतु यदि स्पाइक ज्यादा और होता है, ये बढ़ता है, क्योंकि डबलिंग का मीनिंग अब क्या रह जाएगा कि जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी तो डबलिंग उस तरह से होगी तो ज्यादा दिनों में, परंतु डबलिंग का मतलब ये भी है कि जो राइजिंग कर्व है वो बना रहेगा। अगर ये राइजिंग कर्व बनता है तो और मेडिकल फैसिलिटीज चरमरा जाती है और फिर से कोई बीच में आप स्टेप लेते हो लॉकडाउन का या फिर उसको कंटेन करने का, तो जो कंट्रैक्शन है, अगर आप मुझे इस एज एन इकोनॉमिस्ट समझना चाहेंगे जी बिल्कुल, तो रफली आप ये देख लीजिए कि 10% पॉपुलेशन स्टारवेशन में निकल जाएगी। जी डेथ में निकलेगी या नहीं निकलेगी, स्टारवेशन में निकल जाएगी, क्योंकि कैश की जो डिलीवरी है, पहली बात तो वो फिस्कल स्ट्रेस कर रही है। गवर्नमेंट अगर बैंक से बोरो करके कैश देगी जी तो डेफिनेटली फिस्कल पोजीशन के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा और आगे आने वाले दिनों में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना केवल उस पर असर पड़ेगा, पर मैं ये समझता हूं कि 80 के आसपास डॉलर पहले पहुंच चुका है, 80 रुपए के आसपास। अगर ये 90 के आसपास चला जाता है और ये जो गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट खोली है, इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये लगता है कि गवर्नमेंट की जो टिप टॉप थी पिछले 6 सालों से और वर्कर्स का अंदाजा ना लगाना, इतना माइग्रेशन हो गया है और रिवेन्यू को उल्टा सीधा खराब करना, डीमोनेटाइजेशन करना, जीएसटी करना और फालतू के गैस सिलेंडर, और ये अभी भी आप देखोगे कि 90% लोग जो है उपलों से और लकड़ी से ही जला रहे हैं और खाम खा के गैस सिलेंडर और ये सब करके, ठीक है उससे ग्रोथ होती है कि गैस बिकती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, उससे ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ को चलाने के 4 इंजन हैं। दैट इज द कंजम्पशन बाय द प्राइवेट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर और कंजम्पशन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, जिसे जी से डिनोट करते हैं, और एक्सटर्नल सेक्टर जिसे एक्सपोर्ट से, और 60% एक्सपोर्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है। बिलीव कर लीजिएगा कि रुपये की क्या हालत होगी जब एक्सपोर्ट के अंदर इतना कॉन्ट्रैक्शन है। परंतु निर्मला सीतारमण जी ये कहती है कि उनका जो है चरमरा रही है यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी, नॉट एट ऑल। वहां पर जहां पे भी टैक्स की उम्मीद होती है उसी को ही लोन दिया जाता है। इसीलिए फेडरल रिजर्व ने उन्हीं कॉर्पोरेट्स को और उन्हीं स्मॉल सेक्टर्स को लोन दिया है जहां से रिकवरी की भी उम्मीद है और टैक्स की भी उम्मीद है। और टैक्स जीडीपी रेशियो उनकी और हमारी 2-3% से ज्यादा नहीं है। तो इसके चलते जहां पर टैक्स की कलेक्शन की उम्मीद ना हो, आपने टैक्स को कभी कंसोलिडेट ही ना किया हो, और अब स्टेट की मस्ती देखिए। अभी जर्नलिस्ट आपके बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि पॉलिटिशियन जो स्टेट के हैं, दे आर मोस्ट नॉन सीरियस। द रीजन इज कि कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत का, पंचायती राज का होगा, उसको पंचायत में कभी विलेज में वो जाएगा नहीं, शहर में अपना घूमते रहेंगे। मैं आपको वैसे एक देसी भाषा में बता रहा हूँ, मेरा फील्ड नहीं है, तो जो सीरियसनेस है वो बिल्कुल नहीं है। हेल्थ सेक्टर में ये अनिल विज थे अब तक, और ये क्या कर रहे हैं, वहां पे डॉक्टर्स के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, वहां पे अथॉरिटेरियन रूल जमा रहे हैं, कहीं सीएमओ की इंसल्ट हो रही है, कोई किसे, कभी एसएसपी के साथ मुंह लगा रहे हैं। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता। डॉक्टर्स लोग बड़े पॉलिश्ड लोग होते हैं, वो बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, वो आपको सर्विसेज देते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने। तो आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ एक संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, आप रोहित बयान जी आपसे जानना चाहेंगे, संक्षिप्त में बताइएगा कि ये पूरे देश का सवाल है, लाखों करोड़ों लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसफर शुरू हो चुका है या शुरू होना है? जी, मेरे पर्सनल विचार में कम्युनिटी ट्रांसफर ऑलरेडी हो रहा है। जी, ये बात और है कि वो
हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जैसे मैंने पहले भी बार बार कहा है, डेटा कलेक्शन और डेटा सैंपलिंग पे मैंने बहुत सवालिया निशान लगाया है। आज ही नहीं लगाया, आज से 1-2 महीने पहले भी लगाया था, 1 महीने पहले भी लगाया था, 2 हफ्ते पहले भी लगाया था। मेरा सवाल वहीं का वहीं है। गवर्नमेंट से कोई भी इंसान उस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट क्यों बचना चाहती है सवाल का जवाब देने से, मैं नहीं जानता। चलिए, मतलब इसका मतलब ये मान लिया जाए कि अगर जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा तब ये जो धुंधली तस्वीरें साफ हो जाएगी। चलिए, हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये देश के सभी 130 करोड़ लोगों के जहन में विषय है कि 20 लाख करोड़ का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन हेल्थ सेक्टर पर कितना जोर है, क्योंकि ये देश की बुनियादी रीढ़ है, ये रीढ़ का ढांचा है, तो इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सवाल आप देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, वो कहती है कि हम 159 देशों की सूची में 120वें स्थान पर हैं। नेपाल से भी हम पीछे हैं, वो नेपाल जिसकी हम सहायता करते हैं आपदा आने पर, विपदा आने पर। तो इस बात को समझिए, सरकारों को भी समझना होगा कि हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए, जीडीपी में उसका प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो इस जहन में सवाल है, चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए भी और पूरे देश के लिए भी। चलिए, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।